नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल नागरिकों को जमीन के पट्टे सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा, असम का तेजी से और चहुमुखी विकास सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किया। देश में 13,90,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.82% हुई। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पराक्रम दिवस का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचने के बाद महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दक्षिण कोलकाता में नेताजी भवन जाएंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर कोलकाता पहुंचने के बाद नेशनल लाइब्रेरी में कलाकार दीर्घा का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे नेताजी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल सेमिनार में अमेरिका, जर्मनी, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान और शोधार्थी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी स्थायी प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट मैपिंग शो का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान 1926 से 1936 के बीच लिखे गए सुभाष चंद्र बोस के पत्रों के संकलन का विमोचन भी किया जाएगा। आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े लोगों और स्वाधीनता सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है। नेताजी पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आमरा नूतोन जोबोनेरी दूत का आयोजन भी किया जाएगा। नेताजी की 125वीं जयंती के लिए आज से वर्ष भर के आयोजन शुरू हो रहे हैं। सरकार ने हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई। नेताजी ने ही लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने का मंत्र दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। दलादली, बहस मुबाहस और विभिन्न मतभेदों को भुलाकर विभिन्न दिशाओं में बिखरी सारी ताकत जितना शीघ्र हम केंद्रित कर सकेंगे उतना ही जल्द हम आजादी हासिल कर सकेंगे। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। जो संघर्ष से डरे नहीं, अजेय ब्रिटिश हुकूमत को हराने जो स्वयं वज्र बन गए। स्वतंत्रता संग्राम के वीर अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी उनके जन्म दिवस अर्थात पराक्रम दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र का शत शत नमन। आगे बढ़, से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का शत्रु से वतन बढ़ाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करने की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि वे मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो
साहस जुटे, जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा। ये काम अगर करना है, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करना है, हिंदुस्तान के बाहर होकर सकता है, अंदर नहीं। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी ये नई बात नहीं है। दूसरे इनकलाब में, तो इस जंग में चेकोस्लोवाकिया ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मर्तबा उन्होंने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को कायम किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी पर वर्ष भर के आयोजनों के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्रालय ने देश के 5 विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने, ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन तथा कालखंड पर चर्चाओं, वृत्त चित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ओडिशा में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी की जयंती पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उनकी जन्मस्थली कटक में देशभक्ति पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित कर महान नेता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रपति भवन में उनके चित्र का अनावरण किया। इसके साथ ही नेताजी की जयंती साल भर मनाए जाने के कार्यक्रमों की भी शुरूआत हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने कहा कि नेताजी के अदम्य साहस और हिम्मत को सम्मान देने के लिए ही आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने अपने असंख्य समर्थकों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। श्री कोविंद ने कहा कि नेताजी ऐसे सबसे लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने भारत की आजादी के संग्राम में अभूतपूर्व योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी की देशभक्ति और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम नेताजी की स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपराष्ट्रपति ने महान सेनानी और दूरदर्शी नेता सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। श्री नायडू ने कहा कि नेताजी ने साहस, दृढ़ निश्चय और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया और भारत माता को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के बलिदान के प्रति सदैव आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी में नेताजी के बलिदान और समर्पण को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए ब्रिटिश राज के साथ लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। श्री सिंह ने कहा है कि नेताजी देश के महानायकों में से एक थे जिन्होंने आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सर्वोच्च बलिदान के लिए यह राष्ट्र आज और आने वाली सभी पीढ़ियां हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी। मैं मानता हूं कि नेताजी का बलिदान, उनका जीवन इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह हम सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इसलिए पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया है कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर भारतवासी को नेताजी के जीवन से राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो प्रेरणा मिलती है वह अपने आप में अद्भुत है, अनमोल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्होंने लोगों से पराक्रम दिवस पर नेताजी के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम सैन्य और आर्थिक रूप से स्वतंत्र, समृद्ध राष्ट्र और विश्व में एक बड़ी शक्ति हैं। त्रिपुरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। राज्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्कूली छात्रों द्वारा एक विशाल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में 9:15 से 9:30 तक प्रस्तुत करेगा नेताजी की पराक्रम गाथा।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के असम दौरे पर आज शिवसागर में जेरेंगा पाथर में 1,06,000 भूमि पट्टों और आवंटन प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों को पट्टा और आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। इससे पहले आज सुबह शिवसागर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारंपरिक स्वागत किया गया। श्री मोदी ने कहा कि जमीन के पट्टे मिलने से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। जमीन पर कानूनी हक जल्द से जल्द मिल सके। जमीन का पट्टा मिलने से मूल निवासियों की लंबी मांग तो पूरी हुई है। इससे लाखों लोगों का जीवन स्तर बेहतर होने का रास्ता भी बना है। अब इनको केंद्र और राज्य सरकार की दूसरी अनेक योजनाओं का लाभ मिलना भी सुनिश्चित हुआ है, जिनसे हमारे ये साथी वंचित थे। अब ये साथी भी असम के उन लाखों किसान परिवारों में शामिल हो जाएंगे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हजारों रुपयों की मदद सीधी बैंक खाते में भेजी जा रही। अब इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और किसानों के लिए लागू दूसरी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि के अधिकार मिलने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। दूसरा, ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जेरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया। भाई और बहनों, आज ही देश हम सबके प्रिय, हम सबके श्रद्धेय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। देश ने अब तय किया है, इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में होगी। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए नई समग्र भूमि नीति बनाई गई है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी असम में लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इस वजह से विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। उनकी आजीविका पर लगातार संकट बना रहा। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहाँ करीब करीब 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं। सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम का तीव्र और चहुमुखी विकास बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट का तेज विकास, असम का तेज विकास बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भर असम का रास्ता असम के लोगों के आत्मविश्वास से होकर गुजरता है और आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब घर परिवार में भी
सुविधाएं मिलती है और राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरता है। बीते सालों में इन दोनों मोर्चों पर असम में अभूतपूर्व काम किया गया है। असम में लगभग 1.25 करोड़ गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए। इन्हीं खातों के कारण कोरोना के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। श्री मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की सरकार की नीति से क्षेत्र में शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथियों, असम के हर क्षेत्र की, हर जनजाति को साथ लेकर चलने की इसी नीति से आज असम शांति और प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते से बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुए। मुझे विश्वास है कि अब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना सभी महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुई है। असम की बहनों बेटियों को बहुत बड़ा लाभ उज्ज्वला योजना से भी हुआ है। आज असम की करीब 35 लाख गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है। इसमें भी लगभग 4 लाख परिवार एससी और एसटी वर्ग के हैं। 2014 में जब हमारी सरकार केंद्र में बनी तब असम में एलपीजी कवरेज सिर्फ 40% ही थी। अब उज्ज्वला की वजह से असम में एलपीजी कवरेज बढ़कर करीब 99% हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि सड़क संपर्क में सुधार से असम में विकास को और तेजी मिलेगी। बीते सालों में असम के गांवों में करीब 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सराय घाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी सशक्त हुई। अब नॉर्थ ईस्ट और असम के लोगों को आने जाने के लिए लंबे मार्ग से और जीवन को खतरे में डालने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही। इसके अलावा जल मार्गों से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेल और विमान संपर्क सुविधा का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकता है। असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है। श्री मोदी ने राज्य के लोगों से कोविड टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुझे विश्वास है कि असम अब टीकाकरण के अभियान को भी सफलता के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा असम वासियों से भी आग्रह है कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीके जरूर लगवाएं और ये भी याद रखें कि टीके की 1 डोज नहीं 2 डोज लगनी जरूरी है। पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की डिमांड हो रही है। भारत में भी लाखों लोग अब तक टीका लगा चुके हैं। हमें टीका भी लगवाना है और सावधानी भी जारी रखनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में असम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब देश गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो असम भी इस अभियान का एक अहम साझीदार है। असम में तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है और असम में रोजगार के नए अवसर बनने वाले। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तारीकरण करने के साथ साथ वहां अब बायो रिफाइनरी की सुविधा भी जोड़ी गई है।
श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से असम की जनता को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। आज असम की लगभग 40% आबादी आयुष्मान भारत की लाभार्थी है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख साथियों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। बीते 6 साल में असम में टॉयलेट की कवरेज 38% से बढ़कर 100% हो चुकी है। 5 साल पहले तक असम के 50% से भी कम घरों तक बिजली पहुंची थी, जो अब लगभग 100% तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बीते 1.5 साल में असम में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन 3-4 वर्षों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री असम और यहां की जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के कारण ही राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो रहा है। माननीय मोदी जी, मैं आपको असम की जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। असम के जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो विकास हो रहा है, इसके पीछे आपका आशीर्वाद और सहयोग है। आपने असम और उत्तर पूर्व को हौसला और हिम्मत दिया, साहस दिया, सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज हमने अपना पहचान देश के अंदर बनाने में सफल हुए। राज्य के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रही है और पिछले 6 वर्ष में क्षेत्र की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास के मामले में इस क्षेत्र को दिशा देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को जमीन के पट्टे सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा, असम का तेजी से और चहुमुखी विकास सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किया। देश में 13,90,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.82% हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह मेघालय के शिलंग पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, राज्य सरकारों और केंद्र के चुनिंदा मंत्रालयों की ओर से कई विकास संबंधी पहल तथा योजनाओं का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सुभाष बाबू एक ओजस्वी विद्यार्थी, जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, कुशल संगठक और सबसे संघर्षशील नेता थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तब देश भर के युवाओं को आशा बंधी थी कि कुछ ही समय में देश आजाद हो जाएगा। आज ये राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। आने वाले दिनों में लाखों बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देते रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में अब तक 13,90,592 लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 3,47,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कर्नाटक में सबसे अधिक 1,84,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा,
उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.82% हो गई है। कल 17,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 1,85,662 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.74% है। कल 14,256 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,39,000 से अधिक हो गई है। कल 152 लोगों की मौत हुई। अब तक कोविड से 1,53,184 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 8,37,000 नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक 19 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले राज्यों में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। राज्य में कल तक 1,82,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। बेंगलुरु शहरी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास ने कोविड टीका लगवाने के बाद हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि कोविड का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। As a DHO, I have taken the vaccine in Sir C.V. Raman Hospital. It is safe. No adverse reaction has been occurred for me. So it is a very safe vaccine. We can fight for the COVID-19. मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कल कोविड के 463 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 4 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,780 है। प्रदेश के 7 जिलों में एक भी कोविड पॉजिटिव मामला कल दर्ज नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया है कि अभी प्रदेश के 150 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। आने वाले 2 सप्ताह में प्रदेश के 450 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति में तेजी से सुधार को देखते हुए कक्षा 5 से 8 तक के सभी स्कूल 27 जनवरी से खोल दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश संबंधित स्कूल प्रशासन के लिए बाध्यकारी होंगे। पुणे में 1 फरवरी से नगर निगम स्कूलों और सभी निजी स्कूलों के 5वीं से 7वीं कक्षा तक के वर्ग शुरू होंगे। पुणे नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल ने बताया कि सभी स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा कि अगले नोटिस तक नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल बंद रहेंगे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस हाट ने राज्य में कौशल हुनर को एक मंच प्रदान किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार के सहयोग से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस हाट का आयोजन किया गया है, जो 4 फरवरी तक चलेगा। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित हुनर हाट नामक इस मेले में कला, व्यंजन और संस्कृति का अनूठा संगम है, जो आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित है। इस प्रदर्शनी में देश भर के विभिन्न कोनों से शिल्पियों और दस्तकारों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को सजाया गया है। यहाँ एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी प्रदर्शनी में राज्य के सभी 75 जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। हुनर हाट में असम, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सहित 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए हुनर के उस्ताद प्रतिभा कर रहे हैं। हुनर हाट का उद्देश्य प्रतिभाशाली कलाकारों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के विश्वसनीय ब्रांड का निर्माण, भारतीय धरोहर को बढ़ावा देने वाले कारीगरों और शिल्पकारों की उन्नति तथा उन्हें सशक्त बनाते हुए उनको लघु उद्यमी के रूप में विकसित करना है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। असम के शिवसागर में प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक भूमिहीन मूल निवासियों को जमीन के पट्टे सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा, असम का तेजी से और चहुमुखी विकास सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने शिलंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किया। देश में 13,90,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.82% हुई। हम इस समाचार बुलेटिन को आजाद हिंद फौज के उस गीत के साथ समाप्त करते हैं, जिस गीत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिली। कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की।